हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कली मेटल्स। तो इसमें देखो, सबसे पहले देखो एल्कली मेटल्स क्या होती हैं। एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि इनके वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s1। सिमिलरली सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड सो ऑन। ऐसे ही जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें क्या स्टडी करना है, हमें एल्कली मेटल्स के स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करना है। हम क्या करते हैं, सोडियम एटम का केस लेते हैं और सारे जो स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्कली मेटल्स की के स्पेक्ट्रम की, वो हम सोडियम एटम के एग्जांपल को लेके ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या होता है कि जैसे सोडियम एटम है, सोडियम एटम के अंदर 3s1 यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके आगे क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, आगे 3p 4s 3d एंड सो ऑन। यहाँ पे जितने भी आगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या एनर्जी की स्टेट्स हैं वो भी क्या है, एम्प्टी हैं वो। तो जब सोडियम के एटम को एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। हो सकता है वो 3s स्टेट में चला जाए, हो सकता है वो इस स्टेट में चला जाए, या फिर वो इस स्टेट के अंदर चला जाए। अब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी, तो डिफरेंट कलर के फोटोन्स एमिट होंगे। तो वही सारे फोटोन्स क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस को बनाते हैं एल्कली मेटल्स के। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम पहले सोडियम एटम के सभी जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको बना लेते हैं। देखो अब इसमें ग्राउंड स्टेट जो है वो 3s1 है। इसकी 3s1 के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो सोडियम एटम की ग्राउंड स्टेट होगी। तब बाकी एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। इस एनर्जी लेवल्स को बनाने का बड़ा आसान तरीका है। देखो s p d f ये ऐसे करके बना दिए, और पहले s के बनाते हैं। देखो यहाँ पर ये s का बना दिया, यहाँ पर हम ये कौन सा 3s ग्राउंड स्टेट, फिर इसके ऊपर यहाँ बना दो थोड़ा सा ऐसे करके 4s, और फिर यहाँ पर ऐसे बना देते हैं 5s। जैसे जैसे एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ जा रहे हैं सेपरेशन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर ये आ गया 6s एंड आगे और भी क्लोज हो जाएगा ये 7s, ऐसे बना दिया। अब p वाले ऑर्बिटल्स, इनके लिए एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। p के लिए एनर्जी लेवल बनाने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 4s और 3s है ना, इनके अप्रोक्सीमेट बीच में और बीच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ बना दिया। ये गया 3p, फिर 5s एंड 4s, इनके बीच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये बना दिया 4p, एंड इसके और इसके बीच से थोड़ा सा पास में बिल्कुल बीच में बना दो। बेसिक से अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं 5p, अप्रोक्सीमेशन लेके कि भाई इसकी एनर्जी एग्जैक्टली इसके बीच में नहीं है, जस्ट इसको समझने के लिए हमने बना दिया। और यहाँ पर ये 6p आ गया। अब d के लिए क्या करना है, जैसे ये 4p है ना, 4p के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर
ये आ गया 3D। फिर ये 5P है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर 4D, और इससे थोड़ा सा यहाँ पे हो गया 5D। अब F के लिए हम अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 4F की 4D से थोड़ा सा नीचे, और फिर 5F की 5D से थोड़ी सी कम एनर्जी, हो गया 4F, और हो गया 5F। तो अब क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट तो क्या है, ग्राउंड स्टेट तो ये वाली है, ये ग्राउंड स्टेट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और वो किसी p ऑर्बिटल में चला जाता है, चाहे 3p में, 4p में, 5p में चला जाता है, और फिर वहाँ से जब लोएस्ट s स्टेट के अंदर आता है, यहाँ पे 3s लोएस्ट स्टेट है, तो इसके अंदर जब आता है तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज मिलेगी। यानी कि देखो इसके लिए बना देते हैं, यहाँ से देखो ऐसे आ रहा है, इसको क्या करते हैं हम, और इसके लिए भी ओके। तो देखो अगर 4p से यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन तो एक और लाइन मिलेगी। अगर ये 5p से 3s में आता है तो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। अगर ये 6p से 3s में आता है तो स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो ऐसे करके एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेगी यहाँ पे। और इस सीरीज की खास बात क्या है कि एनी ऑफ द p ऑर्बिटल से ये लोवेस्ट s ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन होने की वजह से ये स्पेक्ट्रल लाइन मिली है। तो इस जो सीरीज का नाम होगा उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सीरीज। इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल सीरीज। तो इसमें क्या, इसकी जो एनर्जी वेव नंबर होगा कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल सीरीज वो क्या होगा, म्यू पी इज इक्वल टू, कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है, एनी ऑफ द p ऑर्बिटल से लोवेस्ट s ऑर्बिटल में। तो एनी ऑफ द p ऑर्बिटल m p, ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं, टू लोवेस्ट s ऑर्बिटल। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं r, ये 3 है, यहाँ पे 3 s है, प्लस में म्यू s का स्क्वायर माइनस r डिवाइडेड बाय, ये m है यहाँ पर m, ये p है p, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया वेव नंबर। यहाँ पर m जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3, 4, 5, 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये होगी प्रिंसिपल सीरीज। तो इसका नाम प्रिंसिपल सीरीज क्यों है, वैसे देखो यहाँ पर ये लोवेस्ट s, क्या हम s के नाम पे इसका नाम रख सकते थे। तो देखो इसमें ये है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे कहते हैं कि कोई पर्सन है, वो अगर हरियाणा में रहता है, हरियाणा से बिलोंग करता है और वो दिल्ली में आके रहने लगा, तो वो अपने आप को क्या बोलेगा कि भाई मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सिमिलरली कोई बंदा मुंबई का है, वो हरियाणा में आके रह रहा है, तो बंदा क्या कहेगा, वो अपने आप को मुंबई वाला बताएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर P से ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो मैं ऐसे मान लेता, तो जहाँ से ट्रांजिशन शुरू हो रहा है उस सीरीज का नाम स्टार्टिंग वाला जो ऑर्बिटल्स हैं उसके नाम पर है। तो यहाँ पर इसलिए इसे प्रिंसिपल सीरीज कहते हैं। तो
तो जस्ट ये एग्जांपल लेके ये समझाने की कोशिश किया, इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो देखो यहाँ पर अब अगर एनी ऑफ द एस ऑर्बिटल से लोएस्ट पी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन होता है तो क्या होता है, 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया और 4s से फिर 3p में ट्रांजिशन हुआ तो एक्सपेक्टर लाइन मिलेगी। सिमिलरली 5s में इलेक्ट्रॉन चला गया और फिर लोएस्ट 3p में आ गया, एक्सपेक्टर लाइन मिली हमें। सिमिलरली 6s से लोएस्ट 3p ऑर्बिटल में आ गया, तो यहाँ पे हमें ऐसे जो कंप्लीट सीरीज मिलेगी उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, शार्प सीरीज। तो इसमें म्यू एस ये क्या वेव नंबर, तो यहाँ पर देखो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, एनी ऑफ द एस ऑर्बिटल से लोवेस्ट यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्योंकि p है तो यहाँ पर p इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 3 है, ये 3 p यहाँ पर आ गया म्यू p स्क्वायर माइनस यहाँ पर m है तो यहाँ पर आ गया m s है प्लस में एक मिनट यहाँ पर भी यही करना था, म्यू p, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा p का स्क्वायर और m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर m की वैल्यू देखो 4 5 6 4 से ज़्यादा 4 या 4 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन ये जो कंप्लीट सीरीज मिली इसे क्या कहते हैं, शार्प सीरीज। अब ऐसा हो सकता है कि एनी ऑफ द डी ऑर्बिटल से लोवेस्ट पी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन हो, यहाँ से यहाँ पर हुआ तो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, यहाँ से यहाँ पर हुआ ट्रांजिशन तो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो इस सीरीज का नाम क्या होगा, डिफ्यूज सीरीज। तो डिफ्यूज सीरीज की डिफ्यूज सीरीज म्यू डी इज इक्वल टू एनी ऑफ द डी ऑर्बिटल से लोएस्ट पी ऑर्बिटल यानी कि 3p इज इक्वल टू r, यहाँ पर 3 है तो 3p है तो यहाँ पर म्यू p इसका स्क्वायर माइनस r क्या रीडबर्ग कांस्टेंट m, यहाँ पर आ गया m और ये म्यू d इसका स्क्वायर। और m की वैल्यू क्या हो सकती है, देखते हैं यहाँ पे m की वैल्यू 3 4 5 3 4 5 एंड सो ऑन, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं 6 7 8 9। तो इसके बाद अब अगर ट्रांजिशन एनी ऑफ द एस ऑर्बिटल से लोएस्ट डी ऑर्बिटल में हो, यहाँ से ट्रांजिशन हुआ यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगी उसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल सीरीज। तो फंडामेंटल सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, फंडामेंटल सीरीज इसके लिए म्यू एफ इज इक्वल टू एनी ऑफ द एफ ऑर्बिटल से लोवेस्ट डी ऑर्बिटल, लोवेस्ट ऑर्बिटल क्या 3d, इसके लिए लिखेंगे r डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, d है तो यहाँ पर आ गया म्यू d इसका स्क्वायर माइनस r m
यहाँ पर आ गया m, और f यहाँ पर आ गया म्यू f इसका स्क्वायर। और जो m की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, m की वैल्यू यहाँ पर 4, 5, 6 एंड सो ऑन, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, 4 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो बुक में दे रखा है लिथियम एटम के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन बना रखी है वो गलत है, उसे मत करना। हम सोडियम एटम का एग्जांपल लेके जो समझ रहे हैं उसको कर लेना। जो ये बना रखा है ये बिल्कुल ठीक है, जो बुक के अंदर है वो गलत है, वो मत करना। तो फंडामेंटल सीरीज इस तरह से ये 4 सीरीज हमें ये मिलती हैं, प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। इसके अंदर जो ये है म्यू एस, म्यू पी, म्यू डी, म्यू डी, म्यू एफ, ये क्या है, रीडबर्ग कोरेक्शन। रीडबर्ग कोरेक्शन। और ये जो कंप्लीट हुआ m प्लस में म्यू एस है, या फिर m प्लस में म्यू डी है, या m प्लस में म्यू पी है, m प्लस में म्यू एफ है, इनको क्या कहते हैं, इफेक्टिव क्वांटम नंबर। इफेक्टिव क्वांटम नंबर। तो इस तरह से ये 4 सीरीज हमें मिलती है। तो एक चीज़ और है, अब हम ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मिली, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। हमें क्या क्या चीज़ें देखो स्टडी करेंगे। जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है हमको, एक तो वो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, और सेकंड क्या स्टडी करेंगे, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। और हम ये स्टडी करेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल से किस तरह से अलग हैं। तो देखो, हाइड्रोजन एटम का जो एनर्जी लेवल है उससे हम कंपैरिजन एक देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ एल्कली एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो ये देखो, यहाँ पर इस वाली फ़ोटो को देखो, ये पिक्चर है, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी है। इसमें देखो, ये हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं, ये वाले n=2, n=3, n=4, n=5 एंड n=6। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये सोडियम एटम के एनर्जी लेवल्स हैं। तो देखो, याद रखना इसको, मतलब अभी याद रख लो, बाद में हम क्या करेंगे, हम रीज़न ढूंढेंगे कि ऐसा क्यों है। तो देखो, इसको एक यहाँ पे देखो, n की जो एनर्जी है, n=3 की एनर्जी यहाँ पर है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन सोडियम में ये n=3, 3s है, ये n=3 में ही है ना, 3s। इसकी एनर्जी देखो, तो इसकी जो एनर्जी है हाइड्रोजन के केस में n=3 की जो एनर्जी है, सोडियम एटम में ये एनर्जी लेवल है, ये डीप पर लाई कर रहे हैं, यानी मोर नेगेटिव है ना। और देखो, इस वाले केस चाहे इसको देख लो, n=4, ये वाला एनर्जी लेवल ये हाइड्रोजन का है, ये वाला n=4 के लिए। और n=4 सोडियम के लिए देखो, यहाँ पर ये मोर नेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन।
तो चाहे जो भी हम एनर्जी लेवल देख लें, n=5 के लिए देख लें, n=6 के लिए देख लें, तो जो एनर्जी लेवल है कॉरस्पॉन्डिंग टू सोडियम एटम, इन केस ऑफ किसी भी एल्कली मेटल्स में ये जो एनर्जी लेवल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स, वो मोर नेगेटिव है। ठीक है, एक ये डिफरेंस है इसके बीच में, हाइड्रोजन और एल्कली एटम्स के जो एनर्जी लेवल है इनके बीच। और एक और बात है कि हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे n=4 के लिए एक ही एनर्जी लेवल बना रखा है, यानी कि 4s 4p 4d, इस सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन सोडियम के केस में देखो, ये 4s की एनर्जी यहाँ पर लाई कर रही है, 4p की यहाँ लाई कर रही है, इसकी 4d की यहाँ लाई कर रही है, तो सभी की जो एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। तो अब हम इसको लिख देते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स ऑफ alkali metals, alkali atoms and hydrogen atom। तो पहला डिफरेंस क्या है, एनर्जी लेवल्स ऑफ alkali atom लाई डीपर या फिर मोर नेगेटिव देन कोरस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। कोरस्पॉन्डिंग लेवल्स का क्या मतलब है, यानी कि अगर हम 3s लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो 3s लेवल ऑफ एल्कली एटम की बात करनी पड़ेगी हमें। तो उनकी एनर्जी अगर हम कंपेयर करेंगे तो एल्कली मेटल के जो लेवल्स हैं उनकी एनर्जी मोर नेगेटिव है। तो ऐसा होता क्यों है, देखो हाइड्रोजन एटम के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, चाहे अभी ये 3s ऑर्बिटल में है या 4p में है या 5s में है, किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और दूसरी तरफ एल्कली मेटल में, जैसे कि हम ग्राउंड स्टेट में मान लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे सोडियम का यही केस हमने लिया, तो यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सोडियम का, यहाँ पे सोडियम का देखो एटॉमिक नंबर 11 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो देखो अंदर कोर के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कोर के अंदर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पर 11 पॉजिटिव, इतना चार्ज है। और वैलेंस शेल में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब देखो ये जो अट्रैक्शन इसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है, एनर्जी उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। जितना अट्रैक्शन उतनी एनर्जी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन के केस में मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3s ऑर्बिटल के अंदर ही घूम रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल हो गया ये। तो अब इन दोनों पिक्चर में देखो कि किस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर, किस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चार्ज
ऑफ न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर 1 प्रोटॉन है और ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 11 पॉजिटिव है चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये शील्ड कर रहे हैं 11 पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन वो शील्डिंग जो स्क्रीन कर रहे हैं इसे, ये रिपेल करेंगे ना इस इलेक्ट्रॉन को, ये कोर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। लेकिन ये जो स्क्रीनिंग है ये कंप्लीट नहीं होती। ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल इसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देख रहा है तो इसको जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज ही दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली स्क्रीन नहीं कर पाते, तो इससे इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम है ना, इसके केस में इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग जो है कोर इलेक्ट्रॉन की वो कंप्लीट नहीं है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वजह से एल्कली एटम के केस में जो एनर्जी है वो कोरस्पॉन्डिंग जो लेवल्स हैं उनके कंपैरेटिवली मोर नेगेटिव होती है। सेकंड, इन हाइड्रोजन एटम energy of atomic levels only depends upon n। n पे ही मोस्टली डिपेंड करती है, l के साथ वेरी नहीं करती। यानी कि जो एनर्जी है 4s ऑर्बिटल है, 4p है, एनर्जी ऑफ 4d, इन सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है, सेम होती है। बट इन केस ऑफ alkali atom there is significant difference in energies of 4s 4p 4d 4f या फिर 3s 3p 3d, इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होती है इन केस ऑफ एल्कली एटम्स। तो ये दो डिफरेंसेस थे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली एटम्स की। पहले हम वो प्रॉपर्टी देखते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एल्कली एटम्स देखेंगे। तो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जी लेवल की प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे, उसकी मदद से हमारा जो एल्कली एटम का जो स्पेक्ट्रम आया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली मेटल्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो लिख रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स स्पेक्ट्रम, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 4 सीरीज इसमें मिलती है, शार्प सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज। तो देखो क्या होता है, यह होता है कि शार्प सीरीज
हैज डबलेट। शार्प सीरीज में हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वहाँ पर डबलेट दिखाई देता है। एंड डबलेट सेपरेशन इज सेम फॉर ईच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द सीरीज। ठीक है, शार्प सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उसके अंदर डबलेट मिलता है। हर एक लाइन का डबलेट होगा। मान लो ये शार्प सीरीज है तो हर एक मेंबर जो है स्पेक्ट्रल लाइन का उसमें डबलेट होता है। और ये जो सेपरेशन है इनके बीच का, देखो दो लाइंस है ना, इनके बीच में सेपरेशन है, ये सेपरेशन कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। इस तरफ मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है या फिर वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रिंसिपल सीरीज हैज डबलेट एंड प्रिंसिपल सीरीज में भी हर स्पेक्ट्रल लाइन जो होगी उसमें डबलेट होता है। एंड डबलेट सेपरेशन goes on decreasing for each line of series as we go along increasing वेव नंबर। ये इसका मतलब बताता हूँ मैं, वेव नंबर, इंक्रीजिंग वेव नंबर का क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पर जब हमने स्पेक्ट्रल लाइन शार्प सीरीज में देखी थी तो डबलेट है और सेपरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी डबलेट होता है लेकिन ये सेपरेशन डिक्रीज होता जाता है। ये क्लोज बना रहा हूँ मैं, ये और क्लोज हो गया। अलोंग इंक्रीजिंग वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना वेव नंबर, उस डायरेक्शन में जो लाइंस को तुम देखोगे तो सेपरेशन भी डिक्रीज होता जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज बच गई। फंडामेंटल सीरीज हैज मल्टीप्लेट्स। मल्टीप्लेट्स क्या होता है कि अगर दो से ज़्यादा लाइंस होती हैं तो हम उन्हें मल्टीप्लेट बोल देते हैं। यानी कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी उसमें ऐसे क्या होगा, यहाँ पे जैसे डबलेट है ना वहाँ पर ज़्यादा होंगे, ऐसे 3 हो सकती हैं या ज़्यादा हो सकती हैं, वहाँ पे मल्टीप्लेट्स मिलेंगे। डिफ्यूज में भी और फंडामेंटल में भी, इन्हें को मल्टीप्लेट्स कहते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ पता चल गई। 3 प्रॉपर्टीज़ क्या है? शार्प सीरीज में एंड प्रिंसिपल सीरीज में डबलेट मिलेंगे। शार्प सीरीज में जो डबलेट होते हैं उनका जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, प्रिंसिपल सीरीज में डिक्रीज होता जाता है, यानी वेरी करता है, ये मान लेते हैं। और थर्ड डिफ्यूज एंड फंडामेंटल सीरीज जो है इसमें क्या होता है? मल्टीप्लेट्स मिलते हैं। तो हम इनको जानने की भी कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, डबलेट क्यों मिल रहा है, मल्टीप्लेट्स क्यों मिल रहे हैं। तो इन्हें समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी लेवल, हमें ये देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ये जानते हैं अब क्या होता है। ये हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में। देखो properties
उस स्पेक्ट्रल लाइन की जो प्रॉपर्टीज को को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ एल्कली मेटल्स। तो देखो हमें ये पता है ना कि एल्कली मेटल्स में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो P1 स्टेट के अंदर हो, चाहे वो S1 स्टेट के अंदर हो, चाहे वो D1 स्टेट में हो, या ये वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें क्या होगा, इससे होता क्या, हमने LS कपलिंग देखी थी। हम जिन एनर्जी लेवल को एक ही बना रहे हैं, यानी कि मैंने P बनाया 3P बना दिया ऐसे करके, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हमें पता है कि स्प्लिट हो जाएगा और इनके बीच की जो सेपरेशन है उसे हम डेल्टा गामा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो देखो 3P में क्या होता है, 3P इसको अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर क्या 2, ये टर्म वैल्यू भी हमने निकालनी सीखी थी 3/2 एंड 2P यहाँ पर आ जाएगा 1/2। S ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट नहीं होता। F के लिए D के लिए बना लेते हैं, D में भी सेपरेट हो जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पे D2, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करा है, मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर D L की वैल्यू 2 है, 5/2, 2D 3/2 एंड F के लिए यहाँ पर आ जाएगा F2 7/2 F2। ये हमने कर रखा है, ये जस्ट बताने के लिए मैंने लिख दिया दोबारा से। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से ये सारे जो एनर्जी लेवल हैं S लेवल्स को छोड़ के, यानी शार्प सीरीज में जितने शार्प सीरीज हमें कैसे मिलती है, ऐसे ट्रांजिशन होकर मिल रही थी, तो जितने भी S लेवल्स हैं वो सिंगलेट हैं। बाकी जितने भी P D एंड F सभी क्या होंगे, 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। और टर्म सेपरेशन क्या होता है इसका, टर्म सेपरेशन मैं लिख देता हूँ। जो टर्म सेपरेशन है डेल्टा गामा, ये हमने फॉर्मूला ये निकाला था R α² Z4 N³ L+1, ये फॉर्मूला था। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इन एल्कली मेटल्स, each level has doublet excluding S levels। S levels को छोड़ के बाकी जितने भी हैं P D एंड F उसमें डबलेट होता है, यानी वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गए हैं। सेकंड, doublet separation increase with Z। Z का एटॉमिक नंबर देखो, Z इंक्रीज होगा तो डेल्टा गामा ये भी इंक्रीज होगा। थर्ड, doublet separation decrease with increase in n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यानी कि ये अगर इंक्रीज होगा तो डबलेट सेपरेशन क्या डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ, फॉर सेम n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा, डबलेट
separation decreases with increase in value of L। देखो ये भी हमको क्लियर है। यहाँ पे देखो L की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो N अगर कांस्टेंट होगा, L इंक्रीज हो रहा है, तो जो डबल टाइम सेपरेशन होगा वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि डबल टाइम सेपरेशन 4p के लिए ज़्यादा होगा, और फिर अगर ये बढ़ गया 4d हो गया तो डबलेट सेपरेशन कम हो जाएगा, फिर 4f के लिए और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमको। वो मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं, तब हम स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो ऐसा क्यों आया। तो हम क्या करते हैं, इसी एनर्जी लेवल्स को यहाँ से उठा लेते हैं, और इसको यहाँ पर नीचे चले जाते हैं और इसे मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें हम इन लाइंस को हटा देते हैं, यहाँ पे से लाइंस को हटा देते हैं, और क्या करते हैं, हम इनमें थोड़ा सा गैप बना देते हैं। इसमें इसको थोड़ा सा दूर ले जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये 4f है, ये 4d है। तो देखो हर एक लेवल s को छोड़ के, s वाली ये कंप्लीट, इन सारे लेवल्स को छोड़ के, बाकी सारे क्या होंगे, डबलेट होगा। तो डबलेट्स बना लेते हैं। तो ये जो लेवल है ये 2 में स्प्लिट हो गया, 2 लेवल्स ऐसे बना दिए। यहाँ पर p 3/2, p 1/2, यहाँ पे 2 नेक्स्ट 4। अब देखो जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो n इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। और यहाँ पर भी सेम टाइम वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 3/2 है, 2p 1/2 है। नेक्स्ट ऊपर जाएंगे तो ये डबलेट सेपरेशन और डिक्रीज हो गया। अब d वाले केस में यहाँ पर भी, यहाँ पर डबलेट टर्म सेपरेशन जो भी आ रहा है, और d यहाँ पर क्या है 5/2, ये d 3/2, 2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सेपरेशन डिक्रीज होता जा रहा है। अब इसके केस में f में यहाँ पर डबल टर्म सेपरेशन जो भी होगा, और यहाँ पर क्या आएगा d 7/2, 2d यहाँ पर आ जाएगा 5/2। सिमिलरली यहाँ पर ये डिक्रीज ऐसे कर दो। यहाँ पर ये सिमिलरली इसका यहाँ पर ये भी बना देते हैं। तो एक्चुअल में ये लेवल ऐसे करके स्प्लिट फॉर्म में हमने बना दिए। तो देखो सबसे पहली अभी ये जो हमने बना दिए, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी लेवल्स को जब हमने स्टडी किया तो हमको ये पता चला। तो इसकी मदद से हम स्पेक्ट्रल लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जो एस लेवल है, जो शार्प सीरीज़ है, उसमें हर एक लाइन में क्या है, हर एक लाइन में एक डबलेट है और डबलेट टर्म सेपरेशन क्या सेम है। तो शार्प सीरीज हमें कैसे मिलती थी, एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 4s से 3p में ट्रांजिशन हो रहा है। अब 3p के अंदर 2 एनर्जी लेवल्स हैं, 5s से 3p में, 6 से 3p में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे
तो यहाँ पर जब ये ट्रांजिशन होगा, अब वो या तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है या ट्रांजिशन से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो हमें 2 लाइंस मिलेंगी और इनके बीच में सेपरेशन जो है, ये सेपरेशन कितना होगा, वो डेल्टा गामा से हम निकाल सकते हैं। तो सेपरेशन इसका जितना यहाँ पे इसका एनर्जी में सेपरेशन है उतना यहाँ पर ये सेपरेशन नज़र आएगा। तो इनके बीच में इतना सेपरेशन है। अब अगर ट्रांजिशन, अब इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, स्पेक्ट्रल लाइन मिली। अब अगर ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है 5s से हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो अगेन हमें 2 लाइन्स मिलेंगी, लेकिन उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन तो इस पर डिपेंड करता है ना, इनके बीच में गैप कितना है। तो ये भी सेम होगा। सिमिलरली 6s से जब ट्रांजिशन होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो हमें अगेन डबलेट मिलेगा, और लेकिन डबलेट में सेपरेशन सेम रहेगा। तो इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि शार्प सीरीज में डबलेट क्यों आ रहा है। अब प्रिंसिपल सीरीज जो हमें मिलती थी वो कैसे मिलती थी, पी से लोएस्ट एस में ट्रांजिशन हो रहा है। तो लोएस्ट एस में जब ट्रांजिशन हो रहा है, तो देखो, या अब अगर इलेक्ट्रॉन इस वाल यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर फॉल कर सकता है, या फिर अब यहाँ से यहाँ पर आ सकता है इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे एक डबलेट मिलेगा, लेकिन जो डबलेट के सेपरेशन है वो इस पे डिपेंड करता है, डेल्टा गामा पे। तो ये सेपरेशन आ गया। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है 4p में, यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, तो यहाँ से यहाँ पे अगर ट्रांजिशन होता है और यहाँ पर यहाँ से ट्रांजिशन होता है, तो डबलेट मिलेगा, लेकिन ये सेपरेशन तो क्या डिक्रीज हो गया, तो हमें डबलेट मिलेगा और इसके बीच का सेपरेशन कम होगा। सिमिलरली अब 5p से यहाँ से ट्रांजिशन होगा तो सेपरेशन और भी कम हो जाएगा। देखो, सेपरेशन कम होता जा रहा है, और ये जो गैप है ये है एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस देखो, इसकी एनर्जी 4p की एनर्जी और इसकी एनर्जी का जो डिफरेंस है ये बढ़ गया ना, फ्रिक्वेंसी, लाइंस की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। तभी हमने वहाँ पे कहा था कि इंक्रीजिंग वेव नंबर की तरफ जो स्पेक्ट्रल लाइंस को हम देखते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ से अगर ऐसे ट्रांजिशन होगा 5p से, तो यहाँ पे डबलेट मिलेगा और सेपरेशन और भी कम हो गया, क्योंकि ये जो सेपरेशन है ये डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हमने सेकंड भी एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट जो था। तो इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। और अब डिफ्यूज सीरीज जो है, डिफ्यूज में देखो यहाँ पर भी 2 लेवल्स हैं, यहाँ पर भी 2 लेवल्स हैं। तो ट्रांजिशन क्या, 2 से ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें मल्टीप्लेट मिलता है। सिमिलरली फंडामेंटल सीरीज जो है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने डी लगा दिया है, ये देखो यहाँ पर यह एफ आना चाहिए था। एफ यहाँ पर आ गया 7/2, यहाँ पर आ गया 3/2, 2। तो यहाँ पर भी अगर इनके बीच में यहाँ से ट्रांजिशन होता है, फंडामेंटल सीरीज हमें क्या मिलती है, एनी ऑफ द f ऑर्बिटल से लोवेस्ट, एक मिनट, यहाँ पर भी एक मिनट, मुझे ये ठीक कर देता हूँ, 5f ऊपर एक बार देखता हूँ क्या लिखा है मैंने। ओके, ऊपर ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन होगा एनी ऑफ द एफ सी लो है टी, तो यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो हमें मल्टीप्लेट मिलता है।
तो हमने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, इन ट्रांजिशंस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ट्रांजिशंस को स्टडी करेंगे। जैसे कि ये वाला ट्रांजिशन एक ले लेते हैं। देखो ये ट्रांजिशन जो है, यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे 2p3/2 और 2p½ यहाँ से जब इसमें ट्रांजिशन होता है सोडियम एटम के केस में, तो हमें 2 लाइंस मिलती हैं। वो जो डबलेट है उसे हम सोडियम का डबलेट कहते हैं, जो येलो कलर का नज़र आता है, जिसकी वजह से जो सोडियम का जो बल्ब है वो येलो कलर का नज़र आता है। वो क्यों नज़र आता है? वो इनके बीच में ट्रांजिशन की वजह से नज़र आता है। एक तो ये ट्रांजिशन हम स्टडी करेंगे, और ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। एक ये वाला ट्रांजिशन स्टडी कर लेते हैं हम, D से 2p में ट्रांजिशन हो रहा है। एक ये वाला ट्रांजिशन स्टडी कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इन ट्रांजिशंस को स्टडी करते हैं कि कितने तरह के ट्रांजिशंस इसमें पॉसिबल हैं और सिलेक्शन रूल क्या हैं ट्रांजिशंस के लिए। और फिर हम क्या स्टडी करेंगे कि जो ट्रांजिशन से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो इंटेंसिटी किस लाइन की कम होगी, किस लाइन की ज़्यादा होगी, वो भी हम स्टडी करते हैं इसमें साथ में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इसी वाले ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। और ये वाला ट्रांजिशन यानी कि 3p से लेके इस 3s में जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये वाला, इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये बना लेते हैं P सीरीज़ का है ना, ये P सीरीज़ का लिख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर ये 2 लेवल्स बना दिए P के, 2p3/2 एंड 2p1/2। और यहाँ पर ये हो गया 2s½ एक ये हो गया। और एक इसके लिए बना लेते हैं, यहाँ 2d5/2, 2d3/2 और नीचे यहाँ पर क्या है, P के ऑर्बिट, P के हैं लेवल्स। ये इसका लिख देता है 2p3/2 एंड 2p1/2। ये लेवल्स बना दिए। अब हमने ऐसे कहा था ना कि यहाँ पर डबलेट मिलेगा, इस वाले केस में डबलेट मिलेगा, और इस वाले केस में यानी कि डिफ्यूज एंड फंडामेंटल में मल्टीप्लेट मिलता है। तो वो भी हम देख लेंगे कि डबलेट कैसे मिल रहा है, कौन कौन सी वो ट्रांजिशंस हैं, ये हम पढ़ पाएंगे। तो देखो एनर्जी लेवल्स बना दिए, ट्रांजिशंस हमें बताना है। तो जब भी ऐसे होता है कि हमें ट्रांजिशन बताने हैं, तो सबसे पहला काम हमें जो पता होना चाहिए वो क्या होता है, सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए हमें। तो सिलेक्शन रूल क्या है इन ट्रांजिशन के लिए, डेल्टा L जो है वो +-1 ये हो सकता है, और डेल्टा J वो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और +-1 भी हो सकता है। अच्छा, L की वैल्यू तो हम पता है ना तुमको, ये कि P के लिए L की वैल्यू 1 है इस दोनों स्टेट के लिए। यहाँ पे L2 इनिशियल स्टेट है, L1 मान लेते हैं। L1 यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर L2 की वैल्यू, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन है P से S की तरफ हो रहा है, तो इसे मैंने L2 मान लिया। L2 यहाँ पर 0 है। सिमिलरली यहाँ पर जो भी है इसको हम L1 मान लेंगे, इसको हम L2 मान लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा L का क्या मतलब है, L2 - L1। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर J की वैल्यू जो ये है, ये J की वैल्यू है, ये यहाँ पर जो लिखी है ये नीचे, ये J की वैल्यू है।
तो अब देखो, पहले हम पी सीरीज वाले ये पहला जो लिखा है पी सीरीज वाला, ये क्या है डी सीरीज वाले यानी डिफ्यूज़। इसको हम बाद में स्टडी करें, पहले इसको देखते हैं। तो देखो अब L1 से लेकर अब डेल्टा L, जो डेल्टा L की वैल्यू है वो +-1 हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ वाला ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, L चेंज होना चाहिए, यानी P से S जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। तो ये ट्रांजिशन नहीं बना सकते। अब इसे बनाने के लिए क्या है, देखो यहाँ पर ऊपर इनिशियल स्टेट में आए, यहाँ पर ऐड करते हैं। अब देखो L को एक बार भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से जितने भी ट्रांजिशन है P से लेके S तक वो अगर हम L देखें तो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है। तो J रह गया, जस्ट J के लिए सिलेक्शन रूल जस्ट हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर J की वैल्यू हाफ है। अब हम क्या करेंगे, पहले +1 0 एंड -1 ये है ना सिलेक्शन रूल, +1 ऐड करते हैं हाफ के अंदर। ऐड किया क्या है 3/2, नीचे कोई लेवल है 3/2 का नहीं है, तो ट्रांजिशन इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग तो हो नहीं सकता। 0 ऐड करो इसके अंदर, 0 ऐड किया हाफ आ गया, तो ये ट्रांजिशन एक हाफ तो है ना यहाँ पे, तो ये ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो और इसके लिए J की वैल्यू क्या है, डेल्टा J की वैल्यू 0, ठीक है। और L की वैल्यू क्या है, डेल्टा L की वैल्यू यहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहा है ना, P के लिए L की वैल्यू 1 है, S के लिए L की वैल्यू 0 है, तो डिक्रीज हो रहा है -1। डेल्टा J की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर आते हैं, ये एक तरीका है जिससे हम ना कि पहले +1 ऐड कर दिया, सिलेक्शन रूल जो भी है ना, पहले +1 ऐड किया, फिर 0 ऐड किया, फिर -1 ऐड किया, और नीचे देखते जाओ। यहाँ पर तो ये सिंपल आसान लगता है कि हम इसमें से ये माइनस कर दें और हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो 2 से ज़्यादा अगर ट्रांजिशन है, जैसे यहाँ पर डी सीरीज वाले केस में यहाँ पे काम आएगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ। तो पहले देखो इसके अंदर J की वैल्यू 3/2 है, इसमें +1 ऐड किया 5/2 आता, नीचे लेवल नहीं है। 0 ऐड करो, नीचे क्या है 0 ऐड करेंगे इसमें तो 3/2 आएगा, नीचे नहीं है। इसमें -1 ऐड किया, -1 ऐड करेंगे तो हाफ आ जाएगा 3/2 में, -1 ऐड किया तो यहाँ से ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। और डेल्टा J की क्या ऐड किया था हमने, -1, डेल्टा L क्या है यहाँ पे -1, तो ये ट्रांजिशन 2 ट्रांजिशंस हो गए। और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पहला जो ट्रांजिशन अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटा ट्रांजिशन बनाए, सबसे पहले छोटा ट्रांजिशन फिर बड़ा, ताकि हम ऐसे कह सकें कि एक डायरेक्शन हो जाए कि यहाँ पर वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रल लाइन मिली, एक लाइन यहाँ पर मिली। ये स्पेक्ट्रल लाइन जो पहली है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्पेक्ट्रल लाइन है। अब यहाँ पर देखते हैं डी सीरीज़ में, तो डी सीरीज़ में भी अगेन वैसे ही करेंगे हम। तो देखो ये वाले ट्रांजिशंस तो पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इन 2 ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा L की वैल्यू क्या 0 हो गई, वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं है। अब हमको जस्ट क्या देखना, अब यहाँ से यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, जितने भी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो डेल्टा L सबके लिए -1 होगा, क्योंकि L की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो L को हम नहीं देखते, J को देखेंगे जस्ट। तो क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ पर 3/2 है J की वैल्यू, +1 ऐड करो 5/2 आया, यहाँ से नीचे कोई 5/2 नहीं है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ट्रांजिशन नहीं। 0 ऐड करो अब इसमें 3/2, तो ये वाला ट्रांजिशन देखो यहाँ पे 3/2 है, ट्रांजिशन हो सकता है 0, लेकिन डेल्टा J की वैल्यू इसके लिए क्या है 0। अब इसमें क्या करते हैं, -1 ऐड करते हैं। -1 ऐड किया तो हम क्या मिल गया हाफ,
तो ये वाला ट्रांजिशन भी यहाँ से यहाँ पर हाफ में मिल गया हमें ये वाली टर्म, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकता है -1, इसके लिए जे की वैल्यू है। अब ये वाला लेवल हमने कर लिया, इसके सबसे पहले हमने इसे पकड़ा था, अब हम इस वाली लेवल को लेते हैं। अब यहाँ पर अगेन +1 ऐड करो, इसमें 7/2 आ रहा है, इसमें ऐड करना है +1। 7/2 नीचे नहीं है तो नहीं हो सकता ट्रांजिशन +1 के लिए। 0 ऐड करो, 5/2 क्या नीचे है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। -1 ऐड करते हैं, 3/2 आ गया, तो ये वाला ट्रांजिशन ये पॉसिबल है। सिलेक्शन रूल ΔJ इसके लिए -1 हो गया। ठीक, तो और ΔL की वैल्यू क्या है सबके लिए? -1। देखो D से P हो रहा है, तो यहाँ पर -1 -1 ये आ गया। एक और केस कर लेते हैं, F के लिए भी देख लेते हैं, ताकि हमें ये कैसे ऐड कर रहा हूँ मैं ये समझ आ जाए। और एक और बात, ये जो हमने कहा था कि जो ये लेंथ है ना, यहाँ से लेकर ये लेंथ है हर एक स्पेक्ट्रल लाइन की, इसको हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इंक्रीजिंग लेंथ ऐसे करके हम वो ट्रांजिशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखो अब इसमें सबसे कम लेंथ किसकी है? इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो हम इस वाले ट्रांजिशन को ना यहाँ पर आगे बना देते हैं, यहाँ पर यहाँ लगा देते हैं इसे। और इसके लिए जो ये आया था -1 ये भी लिख लेते हैं और इसे यहाँ से हटा देते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि बीच में बना दिया ये, लेकिन अगर हम ऐसे बना पाते हैं तो जब हम यहाँ पे नीचे स्पेक्ट्रल लाइन दिखाते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेव नंबर। ये 3 लाइन्स हमको मिली, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और ये इसके लिए। तो 3 लाइन्स मिल गई हमें। तो फंडामेंटल सीरीज के लिए देख लेते हैं। फंडामेंटल सीरीज में फंडामेंटल सीरीज के लिए की जो फर्स्ट ट्रांजिशन फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको हम देख रहे हैं जस्ट। तो फंडामेंटल के केस में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो F ऑर्बिटल था, ये वाला ट्रांजिशन बना रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके लिए। तो F और यहाँ पर ये D, F कितने, F 7/2 2F 5/2 2D 5/2 2D 3/2। तो यहाँ से देखते हैं, इस वाले लेवल को पहले पकड़ते हैं हम। +1 ऐड करो इसके अंदर, +1 ऐड किया, 7/2 आया, नीचे कोई लेवल नहीं है। और डेल्टा यहाँ पर देखो L1 क्या है, L1 F के लिए क्या था, ये 3, यहाँ पर L2 क्या है, यहाँ पर 2 है। तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो लेवल L की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, तो L को जितने भी ट्रांजिशन होंगे F से लेकर D, वो L के लिए वो तो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे ही। तो हम इसको हटा देते हैं, जस्ट J का देखते हैं। अब 5/2 में +1 ऐड किया, 7/2 नीचे कोई लेवल नहीं है, फिर इसमें 0 ऐड करो, यहाँ पर ये आ गया, तो ये एक लेवल बना दिया, 0 हो गया, इसके लिए J की वैल्यू डेल्टा J की वैल्यू। अब इसमें -1 ऐड करते हैं, -1 ऐड किया तो ये आ गया 3/2, तो ये वाला लेवल भी पॉसिबल है। अब इसको पकड़ते हैं, अब इसके अंदर +1 ऐड करें तो 11/2 और 9/2 आ गया, तो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। 0 ऐड करते हैं 7/2, नीचे 7/2 भी नहीं है,
-1 ऐड करते हैं, इसके लिए यहाँ पे -1 था, -1 ऐड करते हैं इसके अंदर तो 5/2 आ गया। तो ये ट्रांजिशन -1 इसके लिए पॉसिबल है। और अगेन हम ऐसे कर देते हैं इसे, इसको उठा के यहाँ पर बना देते हैं -1, और ये हो गया डेल्टा जे की वैल्यू, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या है, -1 -1 -1। 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें मिलेंगी। तो ऐसे करके हम सिलेक्शन रूल हमें पता चल गया, हम ये स्पेक्ट्रल लाइन्स बना सकते हैं। तो इसके बाद ये जो हमने ऐसे बना दिया, लेकिन जब हम इन्हें देखते हैं, यानी कि जब हम इसे स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जितनी 3 लाइन्स मिली है, ये फंडामेंटल सीरीज में और डिफ्यूज सीरीज में, ये 3 लाइन्स जो हमें मिली, इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। सिमिलरली ये चीज़ तो देखी होगी तुमने कि यहाँ पर ये जो 2 लाइन्स हमें दिखाई देती हैं, इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। तो अब इंटेंसिटी रूल्स ये देखते हैं, इंटेंसिटी रूल्स फॉर डबलेट। इससे रूल्स फॉर डबलेट, तो ये एक तो क्वालिटेटिव रूल्स हैं, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरे क्या है, क्वांटिटेटिव रूल्स, जिसमें तुम्हें कुछ कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम करते हैं क्वालिटेटिव रूल्स। तो क्वालिटेटिव रूल्स इसमें क्या है, जस्ट कुछ चीज़ें हमें देखनी है कि डेल्टा एल और डेल्टा जे जिसमें अगर बराबर आ जाते हैं किसी ट्रांजिशन के लिए, तो वो लाइन होगी स्ट्रॉन्ग लाइन, यानी कि इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, सो वो हमें ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगी। दूसरा, डेल्टा एल और डेल्टा जे जिसमें इक्वल नहीं है, वो फेंट नज़र आएगी, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस कम होगी। सी, अगर ट्रांजिशन ऐसा है कि एल की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो स्ट्रोंगर होगी देन वो लाइन जिसके लिए एल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। और 4th रूल क्या है, डेल्टा एल -1 हो और डेल्टा जे +1 हो, या फिर डेल्टा एल +1 हो और डेल्टा जे -1 हो, ये नॉट अलाउड, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होंगे। तो देखो अब इनको हम अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी लाइन स्ट्रॉन्ग है। पहला जो रूल क्या कहता है कि डेल्टा एल डेल्टा जे इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे डेल्टा एल डेल्टा जे क्या इक्वल है, नहीं है। यहाँ पे देखो इक्वल है ना, तो ये लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, इसको हमने लंबा बना दिया ऐसे करके, ठीक है, ये वाली लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। तो इससे हमें ये पता चल गया यहाँ पर कौन सी स्ट्रॉन्ग होगी। ये नहीं पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कि इंटेंसिटी डबल होगी, ट्रिपल होगी, कितनी। यहाँ देखते हैं इसमें, अच्छा यहाँ पर एल की वैल्यू, पहले ये 3rd रूल देखते हैं, यहाँ पे इसको तो अप्लाई। 3rd रूल देखो, एल की वैल्यू क्या डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, इस वाले केस में एल की वैल्यू डी से पी जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है, सभी ट्रांजिशंस में डिक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे ही हो सकता है कि इंक्रीज़ हो रही है, एक में डिक्रीज़ हो रही है, एक में इंक्रीज़ हो रही हो, तो जिसमें डिक्रीज़ हो रही है वो स्ट्रॉन्गर होगी। अब इन दो में से देखते हैं ये वाले रूल्स, डेल्टा एल, ये तो देखो इसमें ये रहा, तो यहाँ पर डेल्टा एल डेल्टा जे इक्वल नहीं है,
इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर ये इक्वल है, यहाँ पर ये देखो डेल्टा डेल्टा ये दोनों -1 है। तो ये वाली जो लाइंस हैं इनको इनकी लेंथ बड़ी बना देते हैं एज कम्पेयर टू दिस, तो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिटेटिव रूल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये लाइंस डेल्टा एल डेल्टा जे की वैल्यू इन दो लाइंस के लिए ज़्यादा है, इक्वल है, तो ये लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये ठीक है, इतना हमें पता चल गया यहाँ पे। इससे इसको एक बार हम क्या करते हैं, ये सर्कल्स हटा देते हैं। तो ये तो हो गए क्वालिटेटिव रूल्स। अब आता है क्वांटिटेटिव रूल्स। पहले ये रूल्स लिख लेते हैं और जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये रूल्स समझ आ जाएंगे। ए sum of intensities of all lines corresponding to the transition from a given level is proportional to statistical weight. और quantum weight of that level। और ये क्वांटम वेट किसके इक्वल होता है? क्वांटम वेट जो भी एनर्जी लेवल है उसमें जो जे की वैल्यू होती है उससे हम ये क्वांटम वेट निकाल सकते हैं 2J+1। Sum of intensities of all lines corresponding to the transition from a given level is proportional to the statistical weight of quantum weight of that level। ये समझ आ जाएगा जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। सेकंड क्या, sum of intensities of all lines which end on a common level is proportional to the quantum weight of that level। और क्वांटम वेट क्या है ये। तो इन दो रूल्स की मदद से हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। पहला हम यही केस ले लेते हैं, जो सोडियम का डबलेट है ये वाला, जिसको हम यहाँ से लाके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इन लेवल्स में हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन, इसके लिए इंटेंसिटी ए है और इसके लिए इंटेंसिटी बी है।
ये दोनों के दोनों जो लेवल्स है यहाँ पर इस कॉमन लेवल पे एंड हो रहे हैं। तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी अकॉर्डिंग टू अबव रूल क्या होगा, अब देखो यहाँ पर जे की वैल्यू ये है तो क्वांटम वेट इसका कितना होगा 2J + 1। तो यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर 2J + 1, यहाँ पर ये हो गया 2, ये हो गया क्वांटम वेट। ये हमने इंटेंसिटी मान ली A एंड B। तो अकॉर्डिंग टू द रूल A इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट, इस लेवल का जो क्वांटम वेट है 2, एंड B इज़ प्रोपोर्शनल टू द इस लेवल का जो क्वांटम वेट है 4। तो A/B अगर हम करेंगे तो जाएगा 2/4 एंड 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया A/B जो है वो 1/2 है, यानी कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो डबल होगी। इस वाली ट्रांजिशन से जो लाइन आई, ये लाइन आई, इसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट डबल होगी एज कम्पेयर टू दिस लाइन। तो 2 लेवल वाले केस में बड़ा सिंपल है निकालना। अब हम इसके लिए निकालते हैं। ये ऐसे कर लेते हैं और इसमें ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको इनकी इंटेंसिटी मान लेते हैं। इसकी इंटेंसिटी होगी A, इससे लिखते हैं इससे, इसकी इंटेंसिटी A, इसकी B, इसकी C मान लेते हैं। और क्वांटम वेट इस लेवल के लिए कितना हो जाएगा, इस लेवल के लिए क्वांटम वेट 2J + 1 6, 2J + 1 4, यहाँ पर 2J + 1 क्वांटम वेट लिख रहा हूँ मैं ये 4, और यहाँ पर 2J + 1 ये आ गया 2। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स देखो, सबसे पहले ये जो ट्रांजिशन, ये ऊपर देखते हैं, यहाँ पर वो ट्रांजिशंस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कॉमन है, उनकी जो इंटेंसिटी होगी सम ऑफ इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी का सम A + B इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दिस लेवल 4। और ये ऊपर वाला ये जो बच गया, ये इसका A एंड C, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा C, A + C, ये A + C इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दिस लेवल 4। और जो ये वाला रह गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर B प्रोपोर्शनल टू 6। तो यहाँ पर B, ये जो रेशियो आ गया, ये क्या आ गया 6/4, यानी कि 3/2, ये मिल गया हमें B। एक दोबारा मैंने गलत लिख दिया, C A + B, ये आ गया 3/2। एक तो ये आ गया। और अब देखते हैं हम ये कहाँ पे एंड हो रहे हैं ट्रांजिशंस। तो देखो यहाँ पर ये एंड हो रहे हैं, ये एंड हो रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों लेवल, दोनों के दोनों ट्रांजिशन इस वाले लेवल पे एंड हो रहे हैं। इसका क्वांटम वेट कितना है 4। तो A + B इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दिस लेवल 4। एंड ये ट्रांजिशन, इस बार हम क्या एंड पॉइंट देख रहे हैं,
तो सी इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस लेवल, इसके प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम वेट ऑफ दिस लेवल। तो यहाँ पर क्या गया, सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ पर आएगा सी ए प्लस बी 1/2, ये आ गया। ये मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 में अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 3a प्लस 3c। हम इसमें क्या करते हैं, इसको 3a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 3c, ये आ गया। इसको रीअरेंज कर दिया इस वाली इक्वेशन को। अब इक्वेशन नंबर 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जगह 2c इज इक्वल टू a प्लस बी या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू c। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इसमें यहाँ पर 2b आएगा, 2b इसे 2 लगाना था। तो ये ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे अगर हम यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये 4 आना चाहिए था, ये 4 आ गया। तब 3 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना आ गया, a यहाँ पर 5a इज इक्वल टू c इम्प्लाइज a क्या आ गया हमारा 1/5c। और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो b आ जाएगा 1/5, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, पुटिंग इन 4, c प्लस b इज इक्वल टू 2c इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2 माइनस 1/5c, ये आ गया 9/5c। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5c, 9/5c। तो अब इसे लिख लेते हैं a/b/c। ये क्या गया, a कितना आया 1/5c, b कितना आया 9/5c और c है, तो ये आ गया 1/9/5। तो इसका मतलब ये हुआ 1/9/5। तो यहाँ पर इसको अगर हम बनाएं ऐसे करके स्पेक्ट्रल लाइन, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसकी इंटेंसिटी कम और इसकी सबसे कम। तो इसकी इंटेंसिटी a/b/c है ना, ये वाली जो b है इस लाइन के कंपैरेटिवली 9 टाइम स्ट्रोंगर होगी ये वाली इंटेंसिटी, और ये वाली जो लाइन है इसकी इंटेंसिटी इस लाइन के कंपैरेटिवली 5 टाइम स्ट्रोंगर होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे हमने इसको कैलकुलेट किया, इसके साथ ही लिख दें 1/9/5। तो ऐसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी किसी भी लाइन की। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये एग्जांपल खुद करके देखना तो और भी क्लियरली समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।